हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए आपके 3 अंक की जो प्रश्न है, 3 अंक के आएंगे और 2 अंक के आएंगे। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको 2 अंक की 3 अंक के मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें 3 अंक वाले और 2 अंक वाले क्वेश्चंस के आंसर हम बताएंगे। अगर दोस्तों आपने इसके बहुविकल्प ही नहीं देखे, वस्तुनिष्ठ वाले, तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसका वीडियो हमने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आपका जो 1 और 2 और 3 है। ये इनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसके पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9 के आंसर हम बताए दे रहे हैं। तो आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, पाउली के अपवर्जन नियम को स्पष्ट कीजिए तथा एक परमाणु के चतुर्थ मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की गणना कैसे करेंगे। ये आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो इसमें क्या बताया था पाउली ने कि किसी भी परमाणु के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं हो सकते। यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l तथा m के मान समान भी हो जाएं तो s का मान निश्चित रूप से भिन्न होगा। इस स्थिति में यदि प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +½ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यह मान -½ होगा। तो ये इस तरह से आपको परमाणु के चतुर्थ मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा 2n² बराबर 2 × 16 बराबर 32, ये आपको पूरा पाउली का अपवर्जन नियम लिख देना है। पाउली ने बताया था कि किसी भी परमाणु के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, या फिर आपका l, m, n के मान समान होंगे लेकिन s का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। एक बार आपका प्लस होगा तो एक बार माइनस जरूर आएगा। तो ये आपका पाउली का नियम था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, आप बाउ सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। आप बाउ का सिद्धांत आपको बताना है। तो आपका इसका आंसर है, इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उपकोषों की ऊर्जा की वृद्धि के क्रमानुसार होता है और इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकक्षकों में प्रवेश कर जाते हैं। आप बाउ ने क्या बताया कि पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं, इसके बाद अधिक ऊर्जा वाले, इसके बाद और अधिक, इसके बाद और अधिक। जैसे जैसे ऊर्जा का क्रम बढ़ता जाता है उसी प्रकार उपकक्षकों में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश बढ़ता जाता है। तो ये आप बाउ ने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका पूछा गया है, तो ये 12 का आंसर है आपका, हुंड के नियम का उल्लेख कीजिए, एक उदाहरण देकर इसे स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आपको सभी मिल जाएंगे लेकिन क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल हो रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलिए देख लेते हैं, हुंड का नियम का उल्लेख कीजिए, एक उदाहरण देकर इसे स्पष्ट भी करना है। हुंड ने क्या बताया, हुंड के नियम अनुसार किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है। हुंड ने क्या बताया कि किसी भी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, इसके बाद जब पूरी कक्षाएं भर जाती हैं, इसके बाद कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग यानी कि जोड़ा होना प्रारंभ होता है। ये किसने बताया था, हुंड ने बताया था। जब उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है, इलेक्ट्रॉन जब
युग्मित होते हैं तो युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं। जैसा हमने अभी आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक का चक्रण ऊपर होगा, एक का नीचे होगा। तो इस तरीके से आपको हुंड का नियम पूरा लिख देना है। इस नियम के अनुसार S कक्षक में दूसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर, P कक्षक में चौथे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर, D कक्षक में छठे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर तथा F कक्षक में 8वें इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर युग्मन प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है। उदाहरण में आप देख लीजिए, नाइट्रोजन परमाणु में P उपकोष में तीनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग P कक्षकों में अर्थात Px, Py, Pz में रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित तथा समदिश चक्रण वाले होते हैं। इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण इस प्रकार होगा। तो ये आपको पूरा लिख देना है, उदाहरण सहित आपको लिखना था। तो ये पूरा आपका लिख देना है नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, इसके बाद आपका था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां बतानी थी। तो कमियां में आप सीमाएं भी लिख सकते हैं। तो ये आपके बोहर के परमाणु मॉडल की सीमाएं हैं, तो आपको ये लिख देना है। बोहर का परमाणु मॉडल केवल उन परमाणु और आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम आयन। यह उन निकायों की व्याख्या नहीं करता जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार बोर के सिद्धांत द्वारा जीवन प्रभाव, जीमैन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। जिस प्रकार वस्तु से विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है, उस वस्तु से चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त हो जाती हैं। इस प्रकार स्पेक्ट्रम रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त होना जीवन प्रभाव कहलाता है। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विभक्त होना स्टार्क प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिख देना है, यह हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की संरचना की व्याख्या नहीं कर पाता। तो ये आपको बोर के परमाणु मॉडल की कमियां लिख देनी है। इसके बाद नेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं, ये आपकी दी गई है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का अध्ययन उच्च विभेदन क्षमता यानी हाई रेजोल्यूशन पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से करते हैं, तो यह पाया जाता है कि प्रत्येक एकल रेखा सिंगल लाइंस वास्तव में कई सूक्ष्म रेखाओं यानी कि फाइन लाइन से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इन सूक्ष्म रेखाओं को हाइड्रोजन परमाणु का सूक्ष्म स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। बोर का परमाणु मॉडल इसकी व्याख्या नहीं करता। बोर का परमाणु मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत के विरुद्ध है। तो ये आपकी कमियां हैं बोर के परमाणु मॉडल की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। तो इसको आपको अच्छे से लिख लेना है और पढ़ लेना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो किसी रासायनिक तत्व या रासायनिक यौगिक से उत्पन्न होने वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण या रेडिएशन स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब कोई परमाणु या अणु अधिक ऊर्जा वाली स्थिति से कम ऊर्जा वाली स्थिति में जाता है तो वह इस ऊर्जा के अंतर को फोटॉन के रूप में विकिरित कर देता है। इस फोटॉन का तरंग दैर्ध्य क्या है, यह उस रसायन और उसकी ऊर्जा स्थिति तापमान पर निर्भर करता है। किसी सुदूर स्थित सामग्री से उत्पन्न विकिरण के वर्णक्रम को यदि परखा जाए तो अनुमान लगाया जा सकता है कि वह किन रसायनों की बनी हुई है। तो आपको समझ में आया होगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। जब कोई परमाणु क्या होता है, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में प्रवेश करता है या फिर उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में जाता है, तो उसमें जो तरंग दैर्ध्य उत्पन्न होती है, जो उसमें स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं, उसी को ही आपको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और आपको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इसमें लिखना था। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम का उदाहरण देकर आपको समझाना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसी परमाणु में चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं, देना स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये अलग रंग के बैंड होते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, किसी परमाणु में चमकीली रेखाएं दिखाई देना स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये अलग अलग रंग के बैंड होते हैं। बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या का अध्ययन किया और अपने बोहर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। हाइड्रोजन परमाणु अपने नाभिक की सबसे पास वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होने पर
सबसे अधिक स्थायी रहता है, अर्थात हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन मुख्य क्वांटम संख्या n में उपस्थित है तब हाइड्रोजन परमाणु स्थायी रहता है। इसे हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था कहते हैं। इस तरीके से आपको लिख देना है पूरा। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की आपको श्रेणियाँ भी लिखनी है। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ हैं, इनको आपको अच्छे से देख लेना है और कर लेना है, ठीक। इसके बाद आपकी इसी में आ जाती है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी आपकी बामर श्रेणी, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। लाइमन श्रेणी क्या होती है, बामर श्रेणी क्या होती है, तो दोनों को अच्छे से आपको देख लेना है। ये आपको लाइमन श्रेणी है, ये अच्छे से पढ़ लेना है। यदि इलेक्ट्रॉन संक्रमण उच्च कक्षाओं जैसे मुख्य क्वांटम संख्या 2, 3, 4 आदि से निम्न कक्षा में जाता है तो इस प्रकार ये पूरा स्पेक्ट्रम आपको ये वाला लाइमन में लिख देना है। इसके बाद आपका ये बामर में आ जाएगा, तो ये बामर में आपको लिख देना है, ठीक। तो ये आपका हो गया उत्सर्जन वाला, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का। तो दोस्तों इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बचे हैं, जो क्वेश्चन बचे हैं उनका सॉल्यूशन भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो अगर दोस्तों और इनके सॉल्यूशन इसी तरह से चाहते हैं कि आपके 2 अंक 3 अंक की क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड हो जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।